नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर पब्लिक सर्विस कमीशन में आरआरबी एनटीपीसी पीवाईक्यू सीरीज के अंदर। जो है आज हम यहाँ पे 31 पार्ट जो है डिस्कस करने वाले हैं। 31वां भाग जो है हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। इससे पहले जो है 30 भाग आ चुके हैं, और अगर आपने उन 30 भाग को नहीं देखा तो जल्दी से जल्दी देख लीजिएगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट वो वीडियो आपके लिए रहने वाली है। और इस संडे को जो है स्टैटिक जीके प्लस करंट अफेयर का भी जो है एक टॉपिक आया था। आई होप आपने वो भी देखा होगा। अगर नहीं देखा तो उसकी भी प्लेलिस्ट आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चलिए आज की जो वीडियो है बिना किसी टाइम वेस्ट के शुरू कर लेते हैं। और इन सभी पीडीएफ की इन सभी वीडियोज़ की जितनी भी पीडीएफ होती है वो हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। और टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो हमारे जो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से ज्वाइन कर लेना। काफ़ी सारी इंपॉर्टेंट जो चीज़ें हैं वो आपको टेलीग्राम पर मिलती रहती है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आज की जो वीडियो सेशन का फर्स्ट क्वेश्चन है उसको शुरू कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर में फर्स्ट में कहा गया है, निम्नलिखित में से किस उपग्रह को, यहाँ पे किस आएगा भाई, ठीक है, किस उपग्रह को भारत की पहली समर्पित बहुतरंग दैर्ध्य अंतरिक्ष वेधशाला के रूप में जाना जाता है। तो भारत की पहली समर्पित जो बहुतरंग दैर्ध्य अंतरिक्ष वेधशाला है कौन सी है वो, तो कौन सी हो जाएगा, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए एस्ट्रोसेट। ये जो वेधशाला है ये भारत की पहली बहुतरंग दैर्ध्य अंतरिक्ष वेधशाला है। ये आप याद रखेंगे। ठीक है, यह याद रखेंगे। भारत की पहली बहुतरंग दैर्ध्य अंतरिक्ष वेधशाला कौन सी है, तो ये हो जाएगी एस्ट्रोसेट। ठीक है, और भारत जो है अंतरिक्ष, भारत का अंतरिक्ष का जनक कौन है, भारत का अंतरिक्ष का जनक, तो ये हो जाएंगे विक्रम साराभाई। विक्रम साराभाई। और विक्रम साराभाई ने क्या किया था, तो इन्होंने जो है भाई इसरो की स्थापना की थी। इसरो की, ठीक है, इसरो की स्थापना की थी। और इसरो की फुल फॉर्म हो जाएगी इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, ये फुल फॉर्म भी जो है आप याद रखेंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 2 पर। 2020 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार भारत में कितने नाभिकीय रिएक्टर परिचालन में है, तो ये 2020 का डाटा है। 2020 तक तो 22 थे, वर्तमान में अभी एग्जैक्ट मुझे याद नहीं है, बट कुछ टाइम पहले मैंने देखा था 2024 तक ये डाटा जो है कितना था, 2024 तक ये डाटा 24 था। ठीक है, 24 नाभिकीय रिएक्टर। ठीक है, 24 नाभिकीय रिएक्टर 2024 थे। फिर भी आप एक बार जो है इस डाटा को जरूर अपडेट कर लेना। अभी जो 2025-26 का जो बजट आया है ना, उसको एक बार देख लेना। उस बजट में जो है ये जरूर आपको डाटा मिलेगा। नाभिकीय जो रिएक्टर परिचालन में है, जो एक्टिव नाभिकीय रिएक्टर है भारत में करंट टाइम में, उसकी संख्या आप जरूर देख लेना। ये पूछा जाता है, फैक्चुअल डाटा है, एक लाइन के अंदर मिलेगा। और वही जो है यहाँ पे देख लिया, पूछ लिया गया है, और ये आगे भी पूछा जा सकता है। ठीक है, इस डाटा को एक बार अपडेट कर लेना। उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 में कहा गया, हुमायूं नामा के माध्यम से मुगल कालीन दुनिया की झलक देखने को मिलती है। तो जो मुगल कालीन साम्राज्य था, मुगल कालीन लाइफस्टाइल था, जो मुगल कालीन साम्राज्य के बारे में बहुत सारी जो जानकारी मिलती है वो किससे मिलती है, हुमायूं नामा से मिलती है। हुमायूं नामा, हुमायूं नामा क्या है, ये एक पुस्तक है जिसको किसने लिखा था, तो इसको जो है लिखा था गुलबदन बेगम ने जो है इसको लिखा था। ठीक है, बेगम, ठीक है, गुलबदन बेगम ने लिखा था। क्वेश्चन नंबर जो 3 है इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। हुमायूं की बात करूँ तो हुमायूं जो है एक इम्पोर्टेंट पर्सन था। 2 बार इसका जो है राज तिलक हुआ था, मतलब 2 बार जो है इसने गद्दी संभाली थी। हुमायूं के जन्म की मैं बात करूं तो इसका जन्म जो है कब हुआ था, 1500 जो है तो इसका जन्म हुआ था भाई 1508 में।
ठीक है, 1508 में इसका जन्म हुआ था। कहाँ पर हुआ था? काबुल में इसका जन्म हुआ था। और जो इसकी मृत्यु थी वो कब हुई थी? मृत्यु हुई थी 1556 में। ठीक है, 1556 में इसकी मृत्यु हुई थी। और इसका जो शासनकाल था, कब कब ये राजा बना था, कब कब इसने जो है शासन किया था, शासनकाल भी बता देता हूँ आपको। शासनकाल जो इसका था, एक बार तो 1530 से 1540 तक था। ठीक है, और दूसरा कब था? 1540 में जो है इसको जो है हरा दिया था। किसने हरा दिया था? शेरशाह सूरी ने जो है गद्दी छीन ली थी। उसके बाद जो है इसको भारत से बाहर खदेड़ दिया था, लेकिन फिर ये दोबारा जो है भारत में एंट्री करता है और 1555 में जो है सरहिंद का युद्ध जो है जीत जाता है और 1555 में जो है दूसरी बार राजा बनता है, 1555 से 1556। ठीक है, ये 1 साल राजा रहता है, लेकिन 1 साल के बाद जो है 1556 में इसकी जो है पुस्तकालय की सीढ़ियों से जो गिरकर जो है इसकी मौत हो जाती है। ठीक है, ये जानकारी आप याद रखेंगे। उसके बाद जो है अकबर याद रखेंगे। अकबर कौन था? अकबर इनका पुत्र था। अकबर पुत्र था और पिता कौन था? पिता था बाबर। कौन था ये? हुमायूं की बात कर रहा हूं मैं। ठीक है, हुमायूं का पुत्र अकबर हो जाएगा और हुमायूं का पिता जो है वो बाबर हो जाएगा। और आप सभी जानते हैं मुगल साम्राज्य की नींव जो है बाबर ने डाली थी। 1526 का पानीपत का प्रथम युद्ध था, जिसमें उसने इब्राहिम लोदी को हराकर जो है बाबर जो है मुगल साम्राज्य की नींव डाली थी। ठीक है, ये सारी जानकारी जो है आप याद रखेंगे। अकबर के जन्म की बात करूं तो अकबर का जो जन्म कब हुआ था? 1542 में हुआ था अमरकोट के अंदर। और जो इसकी मृत्यु थी कब हुई थी? 1605 में जो है इसकी मृत्यु हुई थी। ये दोनों जानकारी जो है आप याद रखेंगे। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 4 में बोला गया सोवियत गणराज्य के उस पहले देश का नाम बताइए जिसने अपनी स्वतंत्रता की घोषणा की। तो यूएसएसआर इज अ मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स हो जाएगा। मैं थोड़ा सा इसके बारे में बता देता हूँ। डिटेल से वैसे इतना नहीं पूछा जाता, फिर भी जो है मैं बोल रहा हूँ उसको आप सुन लीजिएगा। ठीक है, ध्यान से, आराम से बोलूंगा, ध्यान से सुनिएगा। तो ठीक है, सोवियत संघ इसको बोलते थे पहले, सोवियत गणराज्य। तो सोवियत संघ को ही सोवियत समाजवादी गणराज्य भी कहा जाता था। ठीक है, जो सोवियत संघ है ना, इसको पहले क्या कहा जाता था? सोवियत समाजवादी गणराज्य के रूप में इसको जाना जाता था। और सोवियत संघ जब टूटा, मतलब सोवियत संघ जो है 1991 में टूटा, ये भी आगे मैं बताऊंगा कब इसकी शुरुआत हुई थी, कब विघटन हुई थी। पहले आप सुन लीजिएगा जो मैं बोल रहा हूँ। सोवियत गणराज्य जो था ना, जब विघटन के बाद ये टूट गया तो 15 जो देश थे ना वो स्वतंत्र हो गए। ठीक है, जो यूएसएसआर टूटा उसके बाद जो है 15 देश स्वतंत्र हो गए, जिसमें पहला देश था लिथुआनिया। ऑप्शन नंबर जो बी है इसका वो करेक्ट हो जाएगा। 15 देश जो है टूट गए। उसके बाद इसकी राजधानी कौन सी थी? मॉस्को इसकी राजधानी बनी। ठीक है, मॉस्को राजधानी बनी थी। लेनिन इसके पहले नेता थे, लेनिन। ठीक है, लेनिन जो है इसके पहले नेता थे। और उसके बाद आप क्या याद रख सकते हैं? 15 गणराज्य थे। सोवियत संघ की विघटन कब हुई थी? तो विघटन इसका कब हुआ था भाई? विघटन जो था इसका हुआ था भाई 26 दिसंबर 1991। आप 91 याद रखना, डेट बोल देना। ठीक है, दिसंबर 1991 में। ठीक है, दिसंबर 1991 में जो है इसका विघटन हो गया था। उसके बाद हम बात करें, मिसाइल गोर्चोव सोवियत संघ के आखिरी नेता थे। ये मिखाइल गोर्चोसोव। ठीक है, ये जो है आखिरी नेता थे यूएसएसआर के। ठीक है, आखिरी नेता थे ये। किसके आखिरी नेता थे? तो ये सोवियत संघ जब जब था ना, तब ये जो है इसके आखिरी नेता थे सोवियत संघ के। और ये कब थे आखिरी नेता? तो ये 1985 में जो है सत्ता में आए थे। ठीक है, और 1985 से ही जो है ये विघटन की जो इसकी प्रक्रिया थी यूएसएसआर की, वो शुरू हो गई थी। उसके बाद इसकी जो शुरुआत थी वो कब हुई थी? तो सोवियत संघ जो विघटन के रूस एक स्वतंत्र देश बन गया था। मतलब जब इसका विघटन हुआ 1991, तब जो है रूस एक स्वतंत्र देश बन गया था। और क्षेत्रफल की दृष्टि से आप सभी जानते हैं रूस जो है एक सबसे बड़ा देश है क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग। और जनता की बात करूँ तो जनसंख्या के आधार पर भारत जो है अभी वर्तमान में सबसे ज़्यादा देश है। अभी आंकड़े नहीं आए हैं वैसे, चीन बताते हैं पहले नंबर पर, बट जो है भारत आ गया होगा मेरे हिसाब से। ठीक है,
1917 की जब रूस की क्रांति हुई थी, आप ये भी याद रखेंगे, रूस की क्रांति कब हुई थी? 1917 में। ठीक है, रूस की क्रांति कब हुई थी? 1917 में हुई थी। और रूसी क्रांति के बाद जो है रूसी गणराज्य की स्थापना हुई थी 1922 में, ये आप याद रखेंगे। ठीक है, 1922 में जो है रूसी गणराज्य की स्थापना हुई थी और यह एक यूनियन रिपब्लिकन बन गया था। ठीक है, यूनियन रिपब्लिकन जो है यह बन गया। तो ये इंपॉर्टेंट जो मोटी मोटी जानकारी थी यूएसएसआर के बारे में आपको पता होना चाहिए। कब इसका गठन हुआ? गठन हुआ था 1922 में। विघटन कब हुआ? विघटन हुआ 1991। ये दोनों डेट्स याद रखेंगे, बाकी ज़्यादा कोई जानकारी इतनी है नहीं इंपॉर्टेंट। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 5 में बोला गया है, कंप्यूटर में डेटा को प्रोसेस करने के लिए इनमें से किस भाषा का उपयोग किया जाता है? जब कंप्यूटर के अंदर हम डाटा जो है इंसर्ट करते हैं, डाटा को भेजते हैं कंप्यूटर के अंदर, तो उसको जो प्रोसेस करता है, मतलब चेंज करता है, उस भाषा को क्या कहा जाता है? तो उसको जो है बाइनरी जो है बोला जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 का जो है राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो ये प्रोसेस करने के लिए जो है बाइनरी भाषा का इस्तेमाल किया जाता है। और जो भी हम कंप्यूटर के अंदर डेटा इनपुट करते हैं, मतलब कुछ भी हम जो कंप्यूटर के अंदर डाटा डालते हैं ना, वो किस फॉर्म में कंप्यूटर लेता है? तो 0 1 की फॉर्म में जो है ये कंप्यूटर लेता है और इसी को जो है बाइनरी बोला जाता है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 6 में बोला गया, स्टैनफोर्ड द्वारा 2019 में किए गए एक अध्ययन के अनुसार ग्लोबल वार्मिंग की वजह से 1961 से 2010 के बीच भारतीय अर्थव्यवस्था कितने % जो है संकुचित हुई थी? तो कितने % ये संकुचित हुई थी? तो ये 31% जो है संकुचित हुई थी। ये उस समय का करंट अफेयर था, ये हाईलाइट भी हुआ था। तो ये थोड़ा सा आप जानकारी रखिया करिएगा करंट अफेयर की, क्योंकि 8 से 12 क्वेश्चन जो है ये करंट अफेयर से पूछे जाते हैं। ठीक है, इसीलिए करंट अफेयर का आप थोड़ा सा अच्छे से ध्यान रखिएगा। ठीक है, ये राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद बात करें हम क्वेश्चन नंबर 7 की, तो क्वेश्चन नंबर 7 में बोला गया है, डैश ने सन 2019 में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को अपने सर्वोच्च नागरिक सम्मान जायद पदक से सम्मानित किया है। तो जायद आपको नाम दिख गया, तो आई होप आपको पता चल गया होगा जायद जो पदक है, जायद जो पदक है किस देश का जो है सर्वोच्च नागरिक सम्मान है? तो कौन सा हो जाएगा? तो ये राइट ऑप्शन हो जाएगा यूएई। ठीक है, यूएई का जो है ये सर्वोच्च नागरिक सम्मान है जो ये जायद है, और इस पुरस्कार से प्रधानमंत्री मोदी जी को जो है सम्मानित किया गया है 2019 के अंदर। ठीक है, ये साल भी आपको याद रखना, पूछा जा सकता है कि भाई नरेंद्र मोदी को जो है यूएई के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार जायद से कब सम्मानित किया गया था? तो 2019 में जो है इनको सम्मानित किया गया था। ठीक है, अब इनकी राजधानी मैं बता देता हूँ, यूएई की राजधानी हो जाएगी अबू धाबी। ठीक है, इसकी हो जाएगी अबू धाबी। कुवैत की राजधानी हो जाएगी कुवैत सिटी। कुवैत सिटी। ठीक है, उसके बाद जो है सऊदी अरब की राजधानी क्या हो जाएगी? तो सऊदी अरब की राजधानी हो जाएगी रियाद। और कौन सा रह गया? ओमान रह गया। ओमान की राजधानी हो जाएगी मस्कट। ठीक है, ये राजधानी भी आप याद रखेंगे। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। क्वेश्चन नंबर 8 में बोला गया 1969 में भारत में कितने बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था? तो कितने बैंकों का जो है राष्ट्रीयकरण किया गया था? तो 14 बैंकों का जो है ये राष्ट्रीयकरण किया गया था। लेकिन 1980 में 6 बैंकों का और राष्ट्रीयकरण किया गया था। लेकिन वर्तमान डाटा आप याद रखेंगे, वर्तमान में जो है 12 बैंक राष्ट्रीयकृत हैं। ठीक है, वर्तमान में जो है 12 बैंक राष्ट्रीयकृत हैं। 1969 में जो है 14 बैंक राष्ट्रीयकृत थे। 1980 में जो है 6 बैंक को जो है और राष्ट्रीयकरण कर दिया गया था। लेकिन वर्तमान में अभी जो है 12 बैंक राष्ट्रीयकृत है, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि जो वर्तमान सरकार है इन्होंने बहुत सारे बैंकों का जो है मर्जर कर दिया गया है। ठीक है, सबसे बड़ा बैंक कौन सा है वर्तमान में? तो सबसे बड़ा बैंक है एसबीआई। ठीक है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, सबसे ज़्यादा शाखाएं इसी की हैं और सबसे बड़ा सरकारी बैंक ये है। और इसको जो है राष्ट्रीयकृत कब किया गया था? एसबीआई बैंक को जो राष्ट्रीयकृत है वो 1955 में किया गया था। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 9 में बोला गया है कि क्वेश्चन नंबर यूएनडीपी का पूर्ण रूप क्या है? तो यूएनडीपी का पूर्ण रूप क्या हो जाएगा?
तो यूएनडीपी का पूर्ण रूप यानी कि फुल नेम हो जाएगा यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम, जो है इसका फुल नेम हो जाएगा। ठीक है, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम इसका फुल नेम हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करें तो चिपको आंदोलन का प्राथमिक उद्देश्य क्या था? चिपको आंदोलन के बारे में बात कर लेते हैं। चिपको आंदोलन जो है ये कहाँ पर हुआ था? तो ये हुआ था उत्तराखंड में। ठीक है, ये उत्तराखंड में हुआ था। और कब हुआ था? तो ये 1973 में शुरू हुआ था। ठीक है, 1973 में शुरू हुआ था। लेकिन उस समय जब ये 1973 में शुरू हुआ था, उस समय जो उत्तराखंड है एक सेपरेट राज्य नहीं बना था, उस समय ये उत्तर प्रदेश का ही राज्य था। लेकिन उत्तराखंड को अलग कब किया गया? तो 2000 में, 9 नवंबर 2000, ये डेट याद रखना राज्य कब बने थे। ठीक है, 2000 में जो है उत्तराखंड को भारत का 27वां राज्य जो है डिक्लेयर कर दिया गया था। ये भी आप याद रखेंगे, 9 दिसंबर 2000 को। ठीक है, तो उत्तराखंड के अंदर ये जो है चिपको आंदोलन हुआ था, 1973 में हुआ था। और किसने इसका जो है नेतृत्व किया था? तो सुंदर लाल बहुगुणा और चंडी प्रसाद भट्ट। चंडी प्रसाद भट्ट। ठीक है, चंडी प्रसाद भट्ट ने जो है इनका नेतृत्व किया था। ठीक है, यह आंदोलन शुरू हुआ था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 11 पर। क्वेश्चन नंबर 11 में बोला गया है किंग जॉर्ज तृतीय ने मद्रास में उच्चतम न्यायालय की स्थापना किस वर्ष में कराई थी? तो ये किंग जॉर्ज तृतीय थे, इन्होंने मद्रास में जो है उच्चतम न्यायालय की स्थापना कब कराई थी? तो ये उच्चतम न्यायालय की मद्रास में स्थापना की गई थी 1800 में। ठीक है, 1800 में जो है इसकी स्थापना की थी। और एक और इसकी सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की थी इन्होंने, तो किस में की थी? 1823 में की थी। किसकी की थी? बम्बई की। बम्बई की स्थापना, बम्बई सुप्रीम कोर्ट, तो इसकी स्थापना कब की थी? 1823 में की थी। ये उच्च न्यायालय नहीं है, यहाँ पे उच्चतम न्यायालय है, सुप्रीम कोर्ट है। हाई कोर्ट मैं समझ रहा हूँ आपके माइंड में क्या आ रहा होगा, आपके माइंड में ये आ रहे होंगे, कौन सा आ रहा होगा मैं याद नहीं आ रहा। हाँ, कोलकाता उच्च न्यायालय। न्यायालय। ठीक है, और कौन था? कोलकाता उच्च न्यायालय था। इलाहाबाद उच्च न्यायालय था। इलाहाबाद। ठीक है, इलाहाबाद उच्च न्यायालय हो गया। बम्बई उच्च न्यायालय हो गया। और कौन सा हो गया? मद्रास हो गया। मद्रास हो गया ना? मद्रास नहीं हुआ, मद्रास लिखो यहाँ पे, यहाँ पे लिख दो मद्रास। मद्रास उच्च न्यायालय, आपके माइंड में ये चार आ रहे होंगे। ठीक है, ये चार उच्च न्यायालय हैं, हाई कोर्ट्स हैं ये। लेकिन क्वेश्चन में क्या कहा गया है? उच्चतम न्यायालय। उच्चतम न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट की स्थापना। तो किंग जॉर्ज तृतीय ने जो उच्चतम न्यायालय की स्थापना की थी कल मद्रास में, ये 1800 में की थी। और बम्बई के अंदर उच्चतम न्यायालय की स्थापना किंग जॉर्ज ने की थी 1823 के अंदर। ये भी चीज़ जो है आप याद रखना। ठीक है, 1823 में जो है बम्बई सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की थी। उसके बाद मैं उच्च न्यायालय की भी बात बता देता हूँ। जो है क्या नाम है, ये जो उच्च न्यायालय है, मुंबई हो गया, मद्रास हो गया, इनकी स्थापना कब हुई थी? 1862 में हुई थी। ठीक है, इन सभी की जो स्थापना है 1862 में हुई थी। उसके बाद ये जो इलाहाबाद उच्च न्यायालय है, इसकी स्थापना कब हुई थी? 1866 में जो है इसकी उच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी। ठीक है, इलाहाबाद उच्च न्यायालय की स्थापना 1866 में हुई थी। ये चीज़ें भी जो है आप याद रखेंगे। और भारत का जो सुप्रीम कोर्ट न्यायालय है ये कब अस्तित्व में आया? तो ये आया 26 जनवरी 1950 को। 26 जनवरी 1950 को जो है भारत का सुप्रीम कोर्ट, जब भारत आज़ाद हुआ 15 अगस्त 1947 को, उसके बाद जो है 26 जनवरी 1950 को भारत का जो है सुप्रीम कोर्ट अस्तित्व में आया। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 12 में बोला गया जलियांवाला बाग हत्याकांड इनमें से किस शहर में हुआ था? किस शहर में हुआ था? अमृतसर में हुआ था। 13 अप्रैल 1919 को। ठीक है, ये गोलियां चलाने का आदेश दिया था माइकल ओडायर ने। ठीक है, माइकल ओडायर ने इसके जो है
निहत्थे लोगों पर जो है गोलियां चलाने का आदेश दिया था। लेकिन बाद में जो है काफ़ी सारे कमीशन बिठाए गए, कोर्ट में जो है मामला गया, लेकिन इसको कुछ नहीं हुआ माइकल ओडायर को, बल्कि जो है ब्रिटिश जो राज था उसने जो है इसको शेर की उपाधि दी थी। बताइए, शेर की उपाधि दी थी। लेकिन 1940 में जो है इनको मार दिया गया। किसने मारा था? उधम सिंह ने मारा था। ठीक है, 1940 में जो है उधम सिंह ने इनकी हत्या कर दी थी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 13 पर। क्वेश्चन नंबर 13 की बात करूं तो निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण विद्युत चुंबकीय प्रेरण की घटना पर आधारित है? तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण की घटना पर जो आधारित है वो क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो जो जनरेटर होता है वो विद्युत चुंबकीय प्रेरण की घटना पर आधारित होता है। विद्युत जनरेटर का आविष्कार किसने किया था? तो विद्युत जनरेटर का जो आविष्कार है माइकल फैराडे ने किया था। ठीक है, माइकल फैराडे ने जो है 1831 या फिर 32 में किया था, ये एग्जैक्ट देख लेना भाई, 31 या फिर 32 था, 32 नहीं था, 31 ही था शायद। ठीक है, ये 31 में जो है इसका माइकल फैराडे के द्वारा जो है आविष्कार किया गया था विद्युत जनरेटर का। उसके बाद बल्ब की बात करें तो बल्ब कहाँ पर है? ये रहा बल्ब। तो बल्ब का आविष्कार थॉमस एडिशन ने किया था, थॉमस एडिशन। ठीक है, एडिशन के द्वारा इसका आविष्कार किया गया था। उसके बाद हम बात करें गैल्वेनोमीटर की, तो गैल्वेनोमीटर का यूज क्यों किया जाता है? तो उपयोग जो है विद्युत परिपथ में धारा की उपस्थिति, विद्युत परिपथ धारा की दिशा, ठीक है, धारा की उपस्थिति, दिशा और परिमाण को मापने के लिए किसका यूज किया जाता है? तो ये किया जाता है गैल्वेनोमीटर का। ठीक है, ये जानकारी भी आप याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 में कहा गया इनमें से कौन सी अधिकांश कोशिकीय प्रक्रियाओं के लिए ऊर्जा मापन की इकाई है? तो ऊर्जा मापन के लिए इकाई हो जाएगी एटीपी। ठीक है, राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एटीपी। एटीपी की फुल फॉर्म क्या हो जाएगी? तो ये हो जाएगी एडेनोसिन, माफ कीजिएगा, कैसे लिखेंगे? एडेनोसिन, एडेनोसिन, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ठीक है, ये एटीपी की फुल फॉर्म हो जाएगी। और ये एडोसिन ट्राइफॉस्फेट क्या करता है? सभी जीवित कोशिकाओं में पाया जाने वाला एक ऊर्जा वाहक अणु होता है। ये एडोसिन जो ट्राइफॉस्फेट होता है ना, ये क्या होता है? जितने भी जीवित कोशिका में पाया जाता है, सभी जीवित कोशिकाओं में पाया जाने वाला एक ऊर्जा वाहक अणु होता है। ये ऊर्जा वाहक अणु, ऊर्जा वाहक अणु किसमें होता है? ये सभी जीवित कोशिकाओं में। जितने हमारी शरीर के अंदर जीवित कोशिकाएं होती है ना, जीवित कोशिका, उनके अंदर ऊर्जा वाहक अणु होता है ये। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में बोला गया JNNURM का पूर्ण रूप क्या है? फुल फॉर्म पूछी गई है इसकी। तो क्या हो जाएगी? ये हो जाएगी ऑप्शन नंबर सी, जवाहरलाल नेहरू नेशनल अर्बन रिन्यूअल मिशन जो है इसकी फुल फॉर्म हो जाएगी। जवाहरलाल नेहरू नेशनल अर्बन रिन्यूअल मिशन इसका फुल फॉर्म हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 की बात करूं तो 16 में क्या कहा गया है? निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का पारंपरिक स्रोत नहीं है? तो ऊर्जा का जो पारंपरिक स्रोत है वो कौन सा नहीं है पूछा गया है। तो पवन चक्की जो है राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो ये पारंपरिक स्रोत नहीं है। बाकी कोयला, प्राकृतिक गैस और पेट्रोलियम जो है ये इसके जो है पारंपरिक स्रोत है। ठीक है, प्राकृतिक गैस जो है, माफ कीजिएगा, ये जो प्राकृतिक गैस है ये तीनों ही जो है पारंपरिक स्रोत हैं। बट जो पारंपरिक स्रोत नहीं है वो हो जाएगा पवन चक्की। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 17 में बोला गया है कि
निम्नलिखित में से किसने 2019 में बैंकॉक में आयोजित एशियन बॉक्सिंग चैंपियनशिप में बॉक्सिंग में स्वर्ण पदक जीता था? तो ये 2019 की बैंक बॉक्सिंग चैंपियनशिप की बात हुई है। लेटेस्ट वाला आप देख लेना, शायद 2024 या फिर जब भी हुआ 2022, 23, 24 जो भी हुआ एडिशन हुआ था उसका देख लेना कि कहाँ पर ये आयोजित हुई थी। जो एशियन बॉक्सिंग चैंपियनशिप थी, पहला एडिशन जो एशियन बॉक्सिंग चैंपियनशिप का हुआ था ये थाईलैंड में हुआ था, बैंकॉक थाईलैंड में के अंदर हुआ था, और ये एशिया की जो है सबसे बड़ी बॉक्सिंग लीग है। ठीक है, तो ये सर क्वेश्चन नंबर 17 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 2019 में बैंकॉक में आयोजित की गई थी एशियन बॉक्सिंग चैंपियनशिप, इसके अंदर स्वर्ण पदक जीता था पूजा रानी ने। ठीक है, ये लेटेस्ट वाला देख लेना, 2023 या 24 में हुआ होगा, कहाँ हुआ था उस शहर का नाम याद कर लेना, और उसके अंदर जो है भारतीय किस किस खिलाड़ी ने जो है स्वर्ण पदक जीते थे वो जो है आप देख लेना। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 18 पर। 18 में बोला गया हैदराबाद में स्थित डैश रिमोट सेंसिंग उपग्रह डाटा अधिकरण एवं प्रसंस्करण डाटा प्रसार एरियल रिमोट सेंसिंग और आपदा प्रबंधन हेतु निर्णय सहयोग के लिए जिम्मेदार है। तो कौन है भाई निर्णय सहयोग के लिए जिम्मेदार? तो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर जो है हैदराबाद के अंदर अवस्थित है। और ये जो है ये किसके लिए जिम्मेदार है? तो रिमोट सेंसिंग उपग्रह डाटा अधिग्रहण मतलब डाटा लेने के लिए एवं प्रसंस्करण डेटा प्रसार करने के लिए, रिमोट सेंसिंग और आपदा प्रबंधन हेतु जो आपदा प्रबंधन हेतु निर्णय लेने के लिए जो है ये वाला सेंटर जो है जिम्मेदार है, जिसका नाम है नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर। इसको हिंदी में क्या कहेंगे? राष्ट्रीय सुदूर संवेदन केंद्र। ये इंग्लिश में बताया गया यहाँ पे नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर। ठीक है, हिंदी में क्या कहेंगे? राष्ट्रीय सुदूर संवेदन। लिख देता हूँ, राष्ट्रीय सुदूर संवेदन केंद्र। ठीक है, ये इसका हिंदी में नाम हो जाएगा। और इसकी स्थापना कब हुई थी? 2006 में हुई थी। ठीक है, 2006 में इसकी स्थापना हुई थी। कहाँ पर हुई थी? हैदराबाद में। ठीक है, हैदराबाद में इसकी स्थापना हुई थी। और इसरो का एक ये प्रमुख केंद्र है, ये भी आप याद रखना। किसका प्रमुख केंद्र है? इसरो का। इसरो के बारे में जो मैं बहुत बार आपको बता चुका हूँ। ठीक है, उसके बाद जो है और क्या याद रख सकते हैं? और इसके अंदर क्या याद रख सकते हैं? नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर, यहाँ पे एनआईसी की बात हुई है। एनआईसी को हिंदी में क्या कहते हैं? नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर। ठीक है, इसकी स्थापना कब हुई थी? हिंदी में कहेंगे इसको राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र। ठीक है, राष्ट्रीय विज्ञान सूचना केंद्र। विज्ञान सूचना केंद्र, इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1976 में इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, ये चीजें भी आप याद रखेंगे। ठीक है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, ये क्या है? इसरो है भाई। ये 15 अगस्त 1969। ठीक है, स्थापना वर्ष है। क्वेश्चन नंबर 19 की बात करूं तो 19 में क्या पूछा गया है? आस्की का पूर्ण रूप क्या है? तो आस्की का जो पूर्ण रूप है ये क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ये आस्की की फुल फॉर्म यहाँ पे बताई गई है। आस्की का पूर्ण रूप क्या है? अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंटरफॉर्मेशन इंटरचेंज। ठीक है, ये राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 की बात करूँ तो 20 में क्या कहा गया है? भारतीय मानक समय IST यानी कि इंडियन स्टैंडर्ड टाइम ग्रीनविच माध्यम समय GMT से आगे है। तो कितने आगे है? 5 घंटे 30 मिनट आगे है। यहाँ पे 5 घंटे 30 मिनट जो है ये आगे है। भारतीय मानक समय जो है ये ग्रीनविच समय से जो है कितने आगे है? तो ये जो है 5.5 घंटे आगे है। भारतीय मानक समय की स्थापना कब हुई थी? ये भी आप याद रखेंगे। भारतीय मानक समय यानी कि IST इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी 1947 में। ठीक है, 1947 में इसकी स्थापना हुई थी। और जो है ग्रीनविच टाइम जो है इंग्लैंड के वेधशाला द्वारा निर्धारित किया जाता है। ग्रीनविच जो टाइम है ना, ग्रीनविच मीन टाइम, इसको जो है इंग्लैंड के वेधशाला के द्वारा जो है निर्धारित किया जाता है। उसके बाद भारत में जो है 82.5 पूर्वी देशांतर का जो समय है ना ये निर्धारित करता है।
ठीक है। और ये कहाँ से गुजरता है? इलाहाबाद के नैनी से। ये जो 82.5 पूर्वी देशांतर लाइन है ना, ये भारत का जो समय है निर्धारित करती है। और ये कहाँ से गुजरती है? इलाहाबाद के नैनी से गुजरती है। ठीक है, इलाहाबाद के जो है ये नैनी से गुजरती है, जिसको मानक समय माना गया है। ठीक है, भारत का मानक समय यहीं से गुजरता है। और ये जो है भारत का मानक समय 82.5 है, ऊपर बता दिया मैंने। उसके बाद 5 राज्य से गुजरता है ये। ठीक है, 5 राज्यों से भारतीय मानक देशांतर रेखा गुजरती है। भारतीय मानक रेखा 5 राज्यों से गुजरती है। कौन से 5 राज्य हो जाएंगे? तो ये हो जाएगा भाई उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश, ये हो जाएंगे। ठीक है, लिखना पड़ेगा क्या? यूपी हो गया एक तो। ठीक है, और कौन सा होगा? एक एमपी हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, दूसरा तीसरा छत्तीसगढ़ हो गया, चौथा उड़ीसा हो गया, और पांचवा आंध्रा हो गया। ठीक है, पांचवा आंध्रा हो गया। ठीक है, उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 पर। 21 में बोला गया लेंस की शक्ति की एसआई इकाई क्या है? तो लेंस होते हैं ना, जो स्पेक्स लगे होते हैं लोगों को, उसमें जो लेंस की शक्ति का एसआई पूछा गया है, इकाई क्या होती है? तो ये डायप्टर होते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21 का जो है राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22 पर। क्वेश्चन नंबर 22 में बोला गया है इनमें से किस वर्ष में इंडियन नेशनल कांग्रेस के लाहौर सत्र में पूर्ण स्वराज्य को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लक्ष्य के रूप में स्वीकार किया गया था? 1929 का था ये, जो है लाहौर में अधिवेशन हुआ था। ठीक है, यहाँ पे लिखा भी गया है, देख लेना। इंडियन नेशनल कांग्रेस का जो है लाहौर में अधिवेशन हुआ था 1929 में। इसी अधिवेशन में जो है पूर्ण स्वराज्य को जो है स्वीकार कर लिया गया था, और जवाहरलाल नेहरू ने जो है इसकी अध्यक्षता की थी। इंडियन नेशनल कांग्रेस के बारे में जो है मैं बहुत बार बता चुका हूँ, पिछली वीडियोस आप देख लेना, बहुत सारी जानकारी आपको उसके अंदर मिलने वाली है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23 की बात करूँ तो 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में महिला साक्षरता का प्रतिशत लगभग कितना है? तो महिला साक्षरता का जो प्रतिशत है वो कितना है? ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 65% जो है ये भारत की महिला साक्षर है। जो ये पहली जनगणना हुई थी कब हुई थी? 1872 में हुई थी। किसके समय में हुई थी? मायो के समय में हुई थी। नियमित जनगणना कब हुई थी? पहली नियमित जनगणना ये हुई थी 1881 में, रिपन के समय में। ठीक है, अभी तक कुल कितनी जनगणनाएं हो चुकी हैं? 15 जनगणनाएं हो चुकी हैं। आज़ादी के बाद कितनी जनगणना हो चुकी है? 7 जनगणना। ठीक है, ये जानकारी भी आप याद रखेंगे। जनगणना का मैं एक सेपरेट वीडियो लेके आऊँगा। ठीक है, उसके अंदर सारा देख लेंगे 2011 वाला। भारतीय राजनीतिक प्रणाली के तहत इनमें से किस में महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था प्रदान की गई है? तो भारतीय राजनीतिक जो प्रणाली है उसके तहत किस में महिलाओं के लिए आरक्षण की जो है व्यवस्था की गई है? तो पंचायती राज संस्थान के अंदर जो है 33% जो है ये महिलाओं आरक्षण की जो है व्यवस्था इसके अंदर प्रदान की गई है। ठीक है, ये चीज़ें जो है आप याद रखेंगे। और पंचायती राज के बारे में आप सभी जानते हैं, संविधान के भाग 9 में जो है उल्लेख किया गया है। और भाग 9 में पंचायती राज से संबंधित अनुच्छेद क्या है? 243 से 243 ओ तक जाता है ये। ठीक है, पंचायती राज के अंदर जो अनुच्छेद है 243 से 243 ओ तक जाता है। और इसके अंदर जो है 73वां संविधानिक संशोधन हुआ था, 73वें संशोधन। और ये कब हुआ था? 1992 में हुआ था। और जो 74वां संशोधन था वो किससे रिलेटेड है? 74वां संशोधन 1993 वाला, ये किससे रिलेटेड है? ये नगर निगम से रिलेटेड है, यानी कि नगर पालिका। पंचायती राज में जो है कहाँ गया पंचायती राज वाला? ये रहा पंचायती राज। इसके अंदर विषय कितने हैं? इसके अंदर विषय है 29 विषय हैं। और नगर पालिका के अंदर विषय कितने हो जाएंगे? तो इसके अंदर जो विषय हैं वो हो जाएंगे हमारे 18 विषय हो जाएंगे इसके अंदर हमारे। ठीक है, 18 विषय इसके अंदर हमारे हो जाएंगे। ठीक है, इतनी जानकारी आप इसके बारे में याद रखेंगे। और आप सभी जानते हैं कि जो हमारा ये जो पंचायती राज था ये कहाँ पर शुरू किया गया था? राजस्थान के नागौर जिले में शुरू किया गया था। ठीक है, नागौर में 1959 में शुरू किया गया था, 2 अक्टूबर 1959।
ठीक है। 2 अक्टूबर 1959 में जो है राजस्थान के नागौर में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जो पंचायती राज की जो शुरू किया था। ठीक है। उसके बाद इसकी जो है कुछ वो भी थी, क्या थी, 11वीं अनुसूची जोड़ी गई थी, आप सभी जानते हैं 11वीं अनुसूची। और उसके बाद जो है इसकी जो कुछ समितियां बनाई गई थी जो है इससे रिलेटेड, पंचायती राज से रिलेटेड, और जो त्रिस्तरीय मॉडल दिया था, त्रिस्तरीय मॉडल मतलब जो पंचायत है इसको त्रिस्तरीय बनाया जाए, ग्राम स्तर पर और मंडल स्तर पर और जिला स्तर पर। ठीक है। तो ये त्रिस्तरीय मॉडल जो है किसने दिया था, तो ये दिया था भाई बलवंत राय मेहता समिति ने दिया था, जो कि 1957 में आई थी। ये पंचायती राज से रिलेटेड भी जो समितियां हैं, 4 से 5 समितियां थी, वो मैं प्रीवियस वीडियो में बता चुका हूँ। ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 25 पर। क्वेश्चन नंबर 25 में बोला गया आयोडीन डैश के संश्लेषण के लिए आवश्यक है, तो ये थायरोक्सिन हो जाएगा। आयोडीन जो है संश्लेषण के लिए आवश्यक है, थायरोक्सिन के लिए ये आवश्यक है, और आयोडीन जो है हमें नमक से मिलता है। ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। और ये आयोडीन की कमी से कौन सा रोग हो सकता है, तो ये घेंगा रोग हो सकता है, ये गले का रोग होता है, घेंगा। ठीक है, गले का रोग। इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 26 में बोला गया निम्नलिखित में से किस समूह के पादपों के बीज आवरण रहित होते हैं, तो किस समूह के पादपों के बीज यानी कि पौधों के बीज जो है आवरण रहित रहते हैं। राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अनावर्ती बीजी। ठीक है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 26 का। तो ये अनावर्ती बीज जो है, बीजी जो है, पादपों के बीज जो है आवरण रहित रहते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 27 में बोला गया पत्थर की बनी नृत्य करते हुए पुरुष की मूर्ति नटराज किस स्थान पर पाई गई थी, तो किस स्थान पर पाई गई थी, तो ये पाई गई थी भाई लोथल रंगपुर। ठीक है, हड़प्पा के अंदर ये पाई गई थी। ठीक है। पत्थर की बनी मूर्ति है जो कि पुरुष की मूर्ति है, और नटराज की मूर्ति इसको बोला जाता है। किस स्थान पर पाई गई थी, हड़प्पा स्थान पर पाई गई थी। हड़प्पा की जो स्थान की जो है खुदाई कब हुई थी, तो ये जो हड़प्पा की खोज हुई थी 1921 में हुई थी। मोहनजोदड़ो की खोज कब हुई थी, 1922 में हुई थी। इसकी खोज किसने की थी, इसकी खोज की थी दयाराम साहनी ने। इसकी खोज किसने की थी, राखलदास बनर्जी ने। रंगपुर और लोथल जो है ये स्थान कहाँ पर हो जाएंगे, लोथल रंगपुर, ये दोनों ही गुजरात के अंदर अवस्थित हैं। ये भी पुरातात्विक स्थल हैं। ठीक है, दोनों याद रखेंगे आप, ये दोनों ही गुजरात के अंदर है, पुरातात्विक स्थल लोथल और रंगपुर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूँ 28 में क्या कहा गया, 28 में कहा गया भारत का इनमें से कौन सा राज्य बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक है। उड़ीसा राज्य जो है बॉक्साइट का सर्वाधिक उत्पादक राज्य है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 28 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 29 में कहा गया भारतीय संविधान की मसौदा समिति के सदस्य नहीं थे, तो जो सदस्य नहीं थे सबसे पहले आप याद रखना मसौदा समिति। इसमें टोटल कितने सदस्य थे, कुल 7 सदस्य थे। अध्यक्ष कौन थे मसौदा समिति के, BR अम्बेडकर। ये चीजें भी जो है आप याद रखेंगे। भारतीय संविधान की मसौदा समिति में 7 सदस्य थे, अध्यक्ष BR अम्बेडकर थे। इसका जो ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा 29 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। AV ठक्कर जो थे ये इसके समिति के सदस्य नहीं थे। क्वेश्चन नंबर 30 की बात करूँ तो 30 में क्या कहा गया है, अप्रैल 2019 में इनमें से किस प्राधिकरण ने पीयरलेस जर्नल फाइनेंस एंड इन्वेस्टमेंट कंपनी लिमिटेड से जमाकर्ताओं के 1514 करोड़ की वसूली करने में सफलता प्राप्त की थी। ये उस समय का करंट अफेयर से रिलेटेड है, इसको आप छोड़ दीजिएगा। ऑप्शन नंबर वैसे तो ए करेक्ट हो जाएगा, बट इसकी जो स्टैटिक जानकारी है वो मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है। सबसे पहले आप याद रखेंगे केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो यानी कि CBI। कहाँ पर है, ये रहा CBI। हिंदी में क्या कहते हैं CBI को, केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो। इसकी स्थापना कब हुई थी, 1963 में हुई थी। 1 अप्रैल 1963 में इसकी स्थापना हुई थी। हेडक्वार्टर कहाँ पर हो जाएगा, नई दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर हो जाएगा। वो क्वेश्चन ऊपर वाला छोड़ देना, क्योंकि ये जो 1514 करोड़ की जो वसूली करने का ये करंट अफेयर से रिलेटेड है, अभी नहीं पूछा जाएगा। आप स्टैटिक जीके याद रखना। केंद्रीय जो अन्वेषण ब्यूरो है इसकी स्थापना कब हुई थी, 1963 में इसकी स्थापना हुई थी। उसके बाद आप क्या याद रखेंगे, उसके बाद ये अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष है यानी कि IMF।
आईएमएफ का हेडक्वार्टर कहाँ, माफ़ कीजिएगा, आईएमएफ की स्थापना कब हुई थी? 1944 में, ठीक है। वाशिंगटन डीसी में इसका मुख्यालय हो जाएगा। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना आप सभी जानते हैं 1 अप्रैल 1935 में इसकी स्थापना हुई थी। अधिनियम था 1934। अधिनियम बोले तो एक्ट हो जाएगा 1934, ठीक है, 1934। और इसकी जो स्थापना थी वो कोलकाता में की गई थी, लेकिन 1937 में जो है इसको बम्बई ट्रांसफ़र कर दिया गया था। 31 की बात करूँ तो संयुक्त राष्ट्र की जो स्थापना है कब हुई थी? 24 अक्टूबर 1945, ठीक है। न्यूयॉर्क में इसका जो है हेडक्वार्टर हो जाएगा। थोड़ा तेज चलते हैं, ठीक है। संयुक्त राष्ट्र की इनमें से कौन सी एजेंसी अंतर्राष्ट्रीय श्रम अधिकारों का जो संवर्धन करती है? तो श्रम अधिकारों का जो संवर्धन करती है वो ILO हो जाएगा, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी 1919 में। हेडक्वार्टर की बात करूँ तो हेडक्वार्टर हो जाएगा जिनेवा में, ठीक है। ठीक है, जिनेवा में जो है इसका हेडक्वार्टर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 32 पर। 32 में कहा गया किस देश ने फीफा विश्व कप 2018 के विजेता का खिताब जो है हासिल किया था? तो 2018 का जो विश्व विजेता बना था ये कौन बना था? तो ये बना था भाई ऑप्शन नंबर सी, फ्रांस बना था, ठीक है। 2018 वाला, 2018 वाला आपको याद नहीं रखना, आपको याद रखना है फीफा विश्व कप 2022, अभी लेटेस्ट यही हुआ है, ठीक है। फीफा विश्व कप 2022 आपको याद रखना है। और ये जो 2022 वाला फीफा विश्व कप था ये किसने जीता था? ये सबसे पहले आप याद रखेंगे कहाँ पर आयोजित हुआ था? कतर में आयोजित हुआ था, ठीक है। कतर में जो है ये आयोजित किया गया था और अर्जेंटीना ने इसको जीता था फ्रांस को हराकर, ठीक है। अर्जेंटीना जीता, ठीक है, ये आप याद रखना, किसको हराकर? फ्रांस को हराकर। ये आप याद रखेंगे 2022 वाला है ये लेटेस्ट वाला, ठीक है। 2018 वाला तो पूछा जा चुका है, आप 2022 वाला याद रखेंगे। अर्जेंटीना ने इसको जीता था। और क्या याद रख सकते हैं? फीफा की स्थापना आप याद रखना, फीफा की स्थापना 1904 में हुई थी, ठीक है। फीफा की स्थापना जो है कब हुई थी? 1904 में हुई थी। कहाँ पर हुई थी? फ्रांस, पेरिस में। और आप सभी मुझे कमेंट सेक्शन में फीफा की फुल फॉर्म बताना, मैं बता चुका हूँ पिछली वीडियो में फुल फॉर्म, ठीक है। फुल फॉर्म जो है आप मुझे इसके अंदर कमेंट करके जो है इसकी स्थापना बताएंगे, ठीक है। फुल फॉर्म बताएंगे फीफा की, ठीक है। उसके बाद जो है हम चलते हैं नेक्स्ट पे। और 2026 वाला भी आप याद रखेंगे। 2026 वाला जो फीफा विश्व कप है ये कहाँ पर होगा? फीफा विश्व कप ये होगा USA के अंदर होगा, ठीक है। कनाडा, मैक्सिको और USA। कनाडा, मैक्सिको, USA, ठीक है। इन 3 देशों के अंदर जो है आयोजित करवाया जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 33 में बोला गया डैश और डैश साउंड इफेक्ट फाइलों के 2 प्रकार है। साउंड इफेक्ट जो होते हैं उनकी फाइलों के कौन कौन से प्रकार हैं जिन्हें माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में जोड़ा जा सकता है? तो कौन से हो जाएंगे भाई? 33 का जो है राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, डॉट वेव फाइल और डॉट मिड फाइल। इन दोनों फाइलों को जो है MS पावर पॉइंट में जोड़ा जा सकता है, ठीक है। MS पावर पॉइंट। और ये जो MS पावर पॉइंट है ये किसका पैकेज है? तो ये MS जो है MS वर्ड का ये पावर पॉइंट है, ठीक है। ये आप याद रखेंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 34 में बोला गया वी बालसारा इनमें से किस संगीत वाद्य यंत्र से संबंधित थे? तो ये वी बालसारा जो है ये व्यक्ति का नाम है और ये किस संगीत वाद्य यंत्र को बजाते थे? तो 34 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, पियानो से ये संबंध रखते थे, ठीक है। चलते हैं 35 में। 35 में कहा गया मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार लाने और बच्चों और शिक्षकों को सशक्त बनाने हेतु प्रौद्योगिकी का उपयोग करने केंद्रित योजना समग्र शिक्षा अभियान का शुभारंभ किया गया था। ये डेट है याद रखना भाई। योजना का नाम क्या है? समग्र शिक्षा अभियान। कब लॉन्च की गई थी? तो ये भाई कब लॉन्च की गई थी? ये लॉन्च की गई थी ऑप्शन नंबर सी, मई 2018 में जो है इसको लॉन्च किया गया था, ठीक है। ये और ये शिक्षा से रिलेटेड है, शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार लाने और बच्चों
और शिक्षकों को सशक्त बनाने हेतु ये परियोजना लाई गई थी। और ये जो कब लाई गई थी, कब लॉन्च की गई थी, तो ये भाई लॉन्च की गई थी ऑप्शन नंबर सी, मई 2018 में जो है समग्र शिक्षा अभियान को लॉन्च किया गया था। 36 की बात करें तो 2019 के लोकसभा चुनाव के भारत को कितने निर्वाचन क्षेत्र में जो है विभाजित किया गया था, तो ये कितने विभाजन क्षेत्रों में विभाजित किया गया था, 543 क्षेत्रों में। 2019 वाला नहीं, अभी जो है कब आयोजित किया गया था, 24 वाला याद रख लेना, लोकसभा चुनाव। ठीक है, ये 24 वाला याद रख लेना। हिंद स्वराज नामक पुस्तक किसने लिखी है, महात्मा गांधी ने लिखी थी। और इसको कब लिखा था, 1909 में लिखा था। ठीक है, हिंद स्वराज नामक पुस्तक है, महात्मा गांधी ने 1909 में लिखी थी। 38 की बात करूँ तो संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण सभा ने भारत द्वारा संचालित 2 संकल्पना को अंगीकृत किया है। ये दोनों संकल्प कौन से थे, तो दोनों संकल्प कौन से थे, तो राइट ऑप्शन हो जाएगा 38 का बी, एकल उपयोग प्लास्टिक और चिरस्थायी नाइट्रोजन प्रबंधन। ये 2 उपयोग है जो भारत के द्वारा ये संकल्प किए गए थे। ठीक है, 2019 में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण सभा ने जो है भारत द्वारा संचालित 2 संकल्पों को अंगीकृत किया है। ठीक है, दोनों याद रखेंगे। 39 की बात करूँ तो 39 में क्या आ गया, निम्नलिखित में से किस एयरलाइंस ने धन की कमी की वजह से 2019 में अपने सभी परिचालक अनिश्चितकाल के लिए निलंबित कर दिए थे, तो ये कौन सा था भाई, 39 का था ऑप्शन नंबर ए, जेट एयरवेज था। क्वेश्चन नंबर 40 की बात करूँ तो भारत के नेपोलियन के रूप में किसे जाना जाता है, तो सबसे पहले जो है गुप्त साम्राज्य के बारे में आपको याद रखना पड़ेगा। गुप्त साम्राज्य किसने की थी स्थापना, श्रीगुप्त ने की थी। श्रीगुप्त ने जो है इसकी स्थापना की थी 3री शताब्दी। लेकिन इसका जो वास्तविक संस्थापक है किसको माना जाता है, चंद्रगुप्त प्रथम को। चंद्रगुप्त ये वो मत समझ लेना, मौर्य साम्राज्य वाला जो अशोक का दादा था वो अलग है, वो मौर्य साम्राज्य से रिलेटेड था, ये गुप्त साम्राज्य से रिलेटेड है। जो ये चंद्रगुप्त प्रथम था ये वास्तविक संस्थापक इसका माना जाता है, वास्तविक संस्थापक माना जाता है। किसका माना जाता है, गुप्त साम्राज्य का संस्थापक। और इसी के अंदर आपको देखने को मिलेगा समुद्रगुप्त, जिसको भारत का नेपोलियन बोला जाता है। ठीक है, ये आज के 40 क्वेश्चन थे जो हमने यहाँ पे डिस्कस किए। प्लीज़ आपसे एक ही रिक्वेस्ट है, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, यही मेरा मोटिवेशन है। और वीडियो को शेयर कीजिएगा, आपके जो भी दोस्त हैं, फ्रेंड्स हैं, रिलेटिव है जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, स्पेशली जो बच्चे SSC और रेलवे की तैयारी कर रहे हैं ना, उनके लिए ये जो बैच है ना ये बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। क्योंकि जो SSC के एग्ज़ाम है वो अभी जून से शुरू हो जाएंगे। वहाँ पर जो स्टैटिक जीके है ना, आपको ये जो ऐसी लंबी सीरीज़ है ना कहीं भी देखने को मिलेगी। और ये समय है आपके पास, अभी से जो है आप तैयारी में लग जाइएगा अगर 2025 में SSC क्रैक करना चाहते हैं तो। GK GS में आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, कोई भी अगर आपका डाउट है, क्वेरी है या कोई भी सजेशन देना चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। और चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन बटन को टैप कर लीजिएगा ताकि समय पर आपको सारी नोटिफिकेशन मिलती रहे। यूट्यूब पर अगर आप हमें फॉलो करते हैं तो हमारा टेलीग्राम ग्रुप जरूर से जरूर ज्वाइन कर लेना, सारी नोटिफिकेशन, सारी अपडेट सब कुछ यहीं पर बता दिया जाता है। इस वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद।